डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ गैस। सो व्हाट द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड्स। एक नेचर है, मतलब एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, एक लिक्विफेबल, एक नॉन लिक्विफेबल है। तो उस प्रकार के गैसेस का डिसोल्यूशन पे, सोलुबिलिटी पे क्या असर होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम, व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलुबिलिटी और डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, हॉट सॉल्वेंट है, कोल्ड सॉल्वेंट है, तो इसमें गैसेस किस प्रकार से डिसॉल्व होंगे ये देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ दैट गैस on the solubility of that gases in the liquid। तो इसमें हम देखेंगे, that is the very very important point, Henry's law, उसके limitations, उसके applications। So today's topic is the very very important for the all types of examinations। हो सकता है कंसेप्ट बड़ी है, पॉइंट्स को, सभी पॉइंट्स को कवर करना है, तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अंत तक आपको देखना है और कंसेप्ट को समझना है, ताकि आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का सवाल अगर पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे हम। क्या है लिखा हुआ है, सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो गैस डिसॉल्व होता है, लिक्विड में गैस डिसॉल्व होता है, तो हमें पढ़ना क्या है, कौन से गैसेस डिसॉल्व होंगे, उसका टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या असर होगा, प्रेशर का क्या असर होगा, 1 बाय 1 ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ गैस। क्या देखेंगे इसमें हम, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस देखेंगे। ठीक है, अब समझो आप, यहां पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया हमने और एक बीकर लिया, 2 बीकर लिया हमने। ठीक है, इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने पानी भर दिया, इसमें भी हमने पानी रखा, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर। क्या लिया हमने, इसमें दोनों बीकर में हमने H2O को रखा, पानी को रख दिया दोनों बीकर में। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस यहां पे छोड़ दिया हमने। समझो ये कंटेनर है, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस हमने फिलअप किया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने HCl गैस को फिलअप किया। दोनों को आपको बारीकी से समझना है। एक कंटेनर में O2 गैस है और उसमें बीकर है, बीकर में पानी है। अब दूसरे बीकर में भी पानी है और उसमें HCl गैस है। हमें कंपेयर करना है कि विच गैस get more dissolved in that solvent, in that water। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखेंगे, इससे हम सीखेंगे what the effect of nature of gas on the dissolution, डिसोल्यूशन पे क्या असर होता है नेचर ऑफ गैस का। अब आपको समझना है कि ये O2 गैस है और ये HCl गैस है, फर्क है। क्या फर्क है, O2 गैस क्या है, O2 है नॉन पोलर, O2 गैस क्या है, नॉन पोलर है। HCl क्या है, H+Cl-, ये है पोलर। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, ये नॉन पोलर है O2 गैस और HCl गैस क्या है, HCl पोलर है। ठीक है, अब वाटर क्या है, वाटर भी पोलर है। अब वाटर पोलर क्यों है, क्योंकि इसके 2 आयंस होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, H+ और OH-। अब हमें कंपेयर करना है कि विच गैस get more dissolved in the H2O। आपको अंदाजा लगाना है कि O2 गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा या HCl गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा इस सॉल्वेंट में, किसमें, वाटर में। कौन ज्यादा डिसॉल्व होगा, आपको सोचना है कि कौन ज्यादा डिसॉल्व हो। मैंने यहाँ पे हिंट बताई है कि O2 इज अ नॉन पोलर एंड HCl इज द पोलर और वाटर इज द पोलर। तो आपको क्या करना है, सोचना है कि कौन सा गैस ज्यादा से ज्यादा इसमें डिसॉल्व होगा। सॉल्वेंट तो सेम है, क्वांटिटी भी सेम है। ठीक है,
प्रेशर के बारे में बाद में देखेंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो हमें ये याद करना है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब क्या? अब आपको समझ गया है कि कौन सा गैस ज्यादा डिजॉल्व होगा। तो कौन सा गैस ज्यादा डिजॉल्व होगा? HCl गैस ज्यादा डिजॉल्व होगा। बराबर है। क्यों HCl गैस ज्यादा डिजॉल्व होगा? क्योंकि HCl भी पोलर है, मतलब सोल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो HCl गैस और कौन से भी जो पोलर है वो गैसेस जल्दी डिजॉल्व होंगे या ज्यादा डिजॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर गैसेस कम डिजॉल्व होंगे। ठीक है, O2 है, N2 गैस है, ये भी नॉन पोलर है, तो इनका डिसोल्यूशन होगा कम, इनका डिसोल्यूशन होगा ज्यादा। तो फर्स्ट पॉइंट इज पोलर गेट मोर डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट गेट मोर डिजॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर हम वाटर के बारे में सोच रहे हैं तो वाटर में ज्यादा से ज्यादा जो पोलर सोल्यूट्स है HCl है, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा यहां पे डिजॉल्व होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ गैस का लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये देखा हमने। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम कंपेयर करेंगे O2 गैस में, फिर HCl गैस में, फिर NH3 गैस में। ठीक है, अब हमें देखना है, ये तो हो गया पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, ये तो हो गया। अब हमें क्या देखना है? तो HCl एंड वाटर, जब HCl हमने पास किया, HCl गैस वाटर में पास किया हमने, तो क्या तैयार होगा यहाँ पे तैयार होगा H3O प्लस। क्यों? क्योंकि H2O, O के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर क्या करेगा? इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस H प्लस को बाइंड करेगा ए लोन पेयर देके, तो ये कन्वर्ट हुआ किस में? H3O प्लस में, प्लस ये बचा हुआ Cl माइनस। ठीक है, अभी इसी प्रकार से अगर इसमें हमने H2O ऐड कर दिया या अमोनिया ऐड कर दिया H2O में, अमोनिया गैस है, H2O लिक्विड है, तो H2O लिक्विड में अगर हमने अमोनिया को ऐड किया तो यहां पे बनेगा क्या? यहां पे बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेबोरेटरी में होता है, देखा है आपने बोतल में। तो ये बना क्या? ये बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको सोचना है कि O2 गैस एडेड विद द वाटर लिक्विड, तो यहां पे कुछ रिएक्शन होती है, यहां पे कुछ रिएक्शन घटती है क्या? ऑक्सीजन गैस एंड H2O लिक्विड में, तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन, ऐसा लिखेंगे हम यहां पे समझने के लिए। तो HCl रिएक्ट हो रहा है H2O के साथ, बन रहा है H3O प्लस एंड Cl माइनस। NH3 जो गैस फॉर्म में है, that is reacts with the H2O liquid and that will be converted into the ammonium hydroxide, but oxygen gas, nitrogen gas does not react with the solvent, that is the water। ठीक है, तो इससे हम अंदाजा क्या लगाएंगे? इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, those gases which are reacts with the solvent, ये गैसेस सॉल्वेंट से रिएक्ट हो रहा है, ये गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट हो रहा है, ये गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या कहना है हमें? दोज गैसेस which are reacts with solvent having more dissolution, जो गैसेस सॉल्वेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट होंगे या सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट होंगे, वो ज्यादा डिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा डिजॉल्व, HCl गैस गेट having a more dissolution in the H2O liquid, ammonia having a more dissolution in the H2O liquid, oxygen having a low। दो रीजन है उसके पीछे, एक तो ऑक्सीजन नॉन पोलर है, फर्स्ट रीजन में हमने देखा, और दूसरा इट डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, दैट इज द वाटर। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन हमने निकाला क्या? दोज गैसेस विच आर रिएक्ट्स विथ गिवन सॉल्वेंट, दैट गैसेस हैविंग मोर डिसॉल्व्ड, having more solubility in the given solvent। और थर्ड पॉइंट देखना है हमें नेचर ऑफ गैस में। थर्ड पॉइंट क्या है? दोज गैसेस having
easily liquefiable, easily liquefiable, get more dissolved, get more dissolved in solvent। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है जो गैसेस इजीली लिक्विफिएबल होंगे, जिनका लिक्विफिएबल पॉइंट कम है, मतलब कम टेम्परेचर। अब गैस है ना, रूम टेम्परेचर में गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, अमोनिया गैस है। तो अब इस गैस को, रूम टेम्परेचर के गैस को अगर लिक्विड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को माइनस करना पड़ेगा। अगर यहां पे समझो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसको कम करते जाना पड़ेगा, तभी गैस का लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो यह माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, तो उसको कहेंगे लिक्विफिएबल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर को कहेंगे लिक्विफिएबल टेम्परेचर। अब जो गैसेस इजीली लिक्विफिएबल हो गए, मतलब कम से कम टेम्परेचर पे लिक्विफिएबल हो गए, वो गैसेस का डिसोल्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो दोज गैसेस विच आर इजीली लिक्विफिएबल, आसानी से लिक्विफिएबल हो गए, दैट गैसेस हैविंग अ मोर डिसोल्यूशन। तो 3 पॉइंट्स यहां पे हमने नेचर ऑफ गैस के अंडर कवर किया है। फर्स्ट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर गेट डिसॉल्व्ड इन अ पोलर सॉल्वेंट। सेकंड पॉइंट इज दोज गैसेस विच आर रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट कैन having a more dissolution in the solvent. And third point, those gases have a easily liquefiable, that gases having a more dissolution, or that gases having the more solubility in the solvent. तो next point देखेंगे हम, effect of temperature. What the effect of temperature on the solubility of gas in liquids, ठीक है। अब इसके लिए हमें 11th क्लास जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें जो चार्ल्स लॉ है उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहां पे चार्ल्स लॉ याद कीजिए, चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है, छोटा सा लॉ है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कहता है ये? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर है कांस्टेंट, तो ये चार्ल्स लॉ है। तो वॉल्यूम, जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, दिस इज द चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब हमें आना है कहां पे? सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड्स, इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये देखेंगे। तो यहां पे हमने एक बीकर लिया है, अब इस बीकर में पानी लिया है। घर पे भी आपने कई बार देखा है, जब सबसे पहले पानी को उबालते हैं या मैगी बनाते समय पानी को उबाल रहे हैं, आप पानी को रख दिया है, तो तब आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। बीकर लिया हमने, बीकर लिया और इसको हीट देना हमने शुरू किया, इस बीकर को हीट देना शुरू किया। इसमें क्या है? इस बीकर में H2O है, वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है। अब हीट देना इसको शुरू किया हमने। तो जब हीट देंगे तो सबसे पहले क्या होगा आपको ऑब्जर्व करना है। अगर ऑब्जर्व किया है इसके पहले तो बताना है यहां पे कि सबसे पहले क्या होगा। जब H2O लिक्विड को आप हीट देंगे तो सबसे पहले क्या होगा? तो आप कहेंगे कि वेपर्स आएंगे, पानी उबालना शुरू होगा। तो उसके पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले आपको यहां पे बराबर है, यहां पे आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ बबल्स दिखाई देंगे आपको यहां पे सबसे शुरुआत में। फिर बबल्स ऊपर आते हुए दिखाई देंगे आपको, ऊपर आ रहे पानी में से, यहां पे बबल्स है, यहां पे बबल्स है, यहां पे बबल्स है। तो ये बबल्स क्या है? ऊपर आ रहे, ये बबल्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बबल्स किसके हैं? तो ये बबल्स है मतलब वहां पे कुछ हॉलो स्पेसेस बन रहे। तो वो हॉलो स्पेसेस किसके हैं? वो गैस के हैं। तो यहां पे लॉ क्या कह रहा है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम ऑफ
dissolved gases, वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस इंक्रीजेस। क्या होगा? जो गैसेस डिजॉल्व्ड है उस सॉल्वेंट में, उनका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। यही कहते हैं ना चार्ल्स, यही लॉ है ना चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर बढ़ेगा उसके साथ वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका? गैस का। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हमने टेम्परेचर दिया, यहां पे हीट दिया, इसको टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो भी गैसेस डिजॉल्व्ड है इस सॉल्वेंट में, उस गैस का वॉल्यूम बढ़ा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम दैट गैसेस आर एस्केप्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो वो जो गैसेस है जो डिजॉल्व हुए हैं इस सॉल्वेंट में, उसमें से वो गैसेस बाहर निकलना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने से उनका वॉल्यूम बढ़ा है। अब वॉल्यूम बढ़ने से वो क्या करेंगे? बाहर निकलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको सोचना है कि ये हॉट वाटर है और इस बीकर में कोल्ड वाटर है। ठीक है, ये कोल्ड वाटर है, इसको हीट नहीं दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका, तो ये कोल्ड वाटर है। अभी आपको बताना है कि कौन से वाटर में ज्यादा से ज्यादा गैसेस डिजॉल्व होंगे, कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में। अभी हमने इसको हॉट किया, हॉट करने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से वो गैस जो लिक्विड में डिजॉल्व था वो बाहर निकलना शुरू हुआ। ठीक है, तो आपको सोचना है कि कोल्ड वाटर में ज्यादा गैसेस डिजॉल्व होंगे या हॉट वाटर में ज्यादा गैसेस डिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो किसमें ज्यादा गैसेस डिजॉल्व होंगे? कोल्ड वाटर में ज्यादा गैसेस डिजॉल्व होंगे। बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं, दिस इज द वेरी फेमस स्टेटमेंट, एक्वेटिक लाइफ, आपको लिख के लेना है इसको, एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल, इज मोर कंफर्टेबल। अब एक्वेटिक लाइफ जो है उसको तो गैसेस लगेंगे। ठीक है, किसी प्लांट्स को CO2 लगेगा, किसी मतलब मछलियों को ऑक्सीजन लगेगा ज्यादा। तो that is depend on the animals, or that is depend on the what type of species in the aquatic, in that water. So aquatic life is a more comfortable. aquatic life किस में कंफर्टेबल होगी? हॉट वाटर में या कोल्ड वाटर में? अब ये मत सोचो कि हॉट वाटर मतलब उबालता हुआ पानी, ये नहीं है। हॉट वाटर मतलब उबालता हुआ पानी नहीं है, जस्ट हॉट। तो किसमें एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल होगी? एक्वेटिक लाइफ कंफर्टेबल होगी किसमें? कोल्ड वाटर में। तो ये कई बार CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्वेटिक लाइफ इज कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, व्हाई? या एक्वेटिक लाइफ इज कंफर्टेबल इन विच टाइप ऑफ वाटर एंड व्हाई? गिव रीजन। तो रीजन क्या है इसके पीछे? एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। और इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस इंक्रीजेस, and due to that gases escapes out, gases removed, gases releases from that liquid solvent, and due to that more gases are dissolved in the cold water. Hence aquatic life is a more comfortable in cold water, क्योंकि cold water में ज्यादा से ज्यादा gases available है उस plants को, उस animals को। तो ज्यादा से ज्यादा गैसेस डिजॉल्व होने के कारण एक्वेटिक लाइफ ज्यादा से ज्यादा कहां पनप पाएगी? तो वो होगी किसमें? कोल्ड वाटर में होगी। सो दिस इज अबाउट द व्हाट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा डिसोल्यूशन गैसेस का कम होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या कहेंगे हम इसको? इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा डिजॉल्व्ड गैसेस बाहर निकलेंगे, सो डिसोल्यूशन होगा कम। टेम्परेचर कम, डिसोल्यूशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, डिसोल्यूशन कम। अब हम देखेंगे इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। ठीक है, प्रेशर का, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें ही हम देखेंगे हेनरीज लॉ।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें हमने क्या किया है, इस बीकर में वाटर लिया है, इस बीकर में भी वाटर लिया है, इसको कंसिडर करना है। तो इसके ऊपर हमने ऑक्सीजन गैस, इसके भी ऊपर ऑक्सीजन गैस हमने फिलअप किया, ऑक्सीजन गैस को स्प्रेड किया। कई सारे गैस होते हैं, लेकिन समझने के लिए ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर हमने ऑक्सीजन गैस को स्प्रेड किया, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को, इसके भी ऊपर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अब फर्क यहाँ पे, गैसेस तो दोनों सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, दोनों भी लिक्विड है सॉल्वेंट। अब गैसेस भी सेम है, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस। अब फर्क कहां पे करने वाले हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का प्रेशर रखा है कितना, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का प्रेशर रखा है 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक, जो अपने ऊपर प्रेशर होता है ना गैस का, तो वो है 1 एटमॉस्फेरिक। तो हमने गैस का प्रेशर, ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कितना रखा, इस बीकर में 1 एटमॉस्फेरिक रखा। अब दूसरे बीकर में हम चेंज करने जा रहे हैं प्रेशर को, यहां पे हमने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रखा, मेंटेन किया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया, यहां पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया। तो आपको सोचना है ये कि किस बीकर में ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। टेम्परेचर हमने देखा, नेचर ऑफ गैस हमने देखा, अभी हमको देखना है कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है गैस के डिसोल्यूशन पे। तो हमें सोचना है कि किस बीकर में ऑक्सीजन गैस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, बीकर ए, बीकर बी। तो किस में, जिसके ये बीकर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बी बीकर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ये ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो किसमें ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस बीकर में ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, इसमें ऑक्सीजन गैस कम डिसॉल्व होगा। तो इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा। अब क्यों होगा, तो कौन कहता है ये किसने फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया हेनरी ने। तो इसको कहेंगे हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ, अब आपको आप बता सकते हैं हेनरीज लॉ क्या है। बीकर में हमने अलग अलग प्रेशर अप्लाई किया, ऑक्सीजन गैस सेम, गैस तो सेम है, तो अलग अलग प्रेशर अप्लाई करके हमने देखा कि किसमें डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। तो आप ब्रॉडली कह सकते हैं कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे ही प्रेशर बढ़ा वैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ गैस बढ़ा। तो स्टेटमेंट हम बना सकते हैं, हेनरीज ने बनाया हमारे पहले, हमने सीखा, अब हम बना सकते हैं उनके बाद। तो हेनरीज क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ गैस और सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है डिसोल्यूशन बढ़ता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है सोलुबिलिटी बढ़ता है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एक्सर्ट ऑन दैट सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट के ऊपर उस गैस का कितना प्रेशर है, उसके ऊपर उस गैस की सोलुबिलिटी डिपेंड है। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया 1 एटमॉस्फेरिक टू 2 एटमॉस्फेरिक, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाया वैसे ही गैस का डिसोल्यूशन बढ़ गया। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है solubility of gas in liquid, सॉल्वेंट कौन सा है, लिक्विड होना चाहिए ना। तो इन लिक्विड सॉल्वेंट, solubility of gas in liquid solvent is directly proportional to the pressure of that gas, उस गैस का प्रेशर exert on the liquid surface, उस लिक्विड सरफेस पे उस गैस का कितना प्रेशर है, इससे रिलेटेड है उसकी सोलुबिलिटी। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही उस गैसेस की सोलुबिलिटी, उस गैसेस का डिसोल्यूशन इन दैट सॉल्वेंट इंक्रीजेस। So in short, we say that CS for solubility is directly proportional to the pressure. जैसी solubility बढ़ी, जैसे ही प्रेशर बढ़ा वैसे ही solubility बढ़ गई। ठीक है, अब इसको हम ये सोलुबिलिटी में दिखा हमने। अब ये कह सकते हैं कि समझो इस बीकर में जब प्रेशर, इस ऑक्सीजन का प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक,
तो इस बीकर में जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था ऑक्सीजन का, तब समझो 2 ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ इस बीकर में, इस वाटर में 2 ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ। ठीक है, दूसरे बीकर में प्रेशर को बढ़ाया तो यहां पे 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व हुआ इस बीकर में, सेकंड बीकर में। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट बदल के किस तरह से लिख सकते हैं हम? तो यही स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम यम इज मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस। M is the S for the solubility, P for the pressure of that gas. M is the mass of dissolved gases. M क्या है? M है mass of dissolved gases. M क्या है? M है mass of dissolved gases. तो इसमें mass of dissolved gases, इसमें कितना ग्राम है? 2 ग्राम है, समझो। इसमें कितना ग्राम है ऑक्सीजन? 4 ग्राम है ऑक्सीजन। यहाँ पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, mass of dissolved gases increases. तो क्या कहेंगे स्टेटमेंट? mass of dissolved gases is directly proportional to pressure of that gas exert on the liquid surface. तो दूसरी स्टेटमेंट यहां पे बना सकते हैं हम, related with M is directly proportional to P. तो दूसरी स्टेटमेंट mass of dissolved gases in liquid is directly proportional to the pressure of that gas exert on the liquid surface. तो M is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है। सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मास ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही सोलुबिलिटी बढ़ेगी, जैसे ही सोलुबिलिटी बढ़ेगी मतलब डिजॉल्व्ड गैस का मास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट। और भी एक स्टेटमेंट बना सकते हैं यहां पे हम। कौन सी स्टेटमेंट? अब मास इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मास इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल्स। किस तरह का नंबर ऑफ मोल्स? समझो यहां पे 2 ग्राम नहीं 16 ग्राम डिजॉल्व हुआ, यहां पे 32 ग्राम डिजॉल्व हुआ। आसान है, यहां पे आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए हमने 2 को 16 में कन्वर्ट किया। तो 16 ग्राम यहां पे डिजॉल्व हुआ। 16 ग्राम मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स? कितने नंबर ऑफ मोल्स? तो ये 32 ग्राम है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? वो 2 का 16 और दूसरे ऑक्सीजन का 16, तो ये है 32। तो ये कितना आएगा? 0.5 आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, मतलब 0.5। और यहां पे 32 डिवाइडेड बाय 32, तो ये कितना आएगा? 1 मोल आएगा। ये कितना आएगा? हाफ मोल आएगा। तो इसमें हाफ मोल, इसमें 1 मोल, तो इससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन is directly proportional to pressure. तो जितना प्रेशर गैस का ज्यादा उतनी सोलुबिलिटी ज्यादा, जितनी सोलुबिलिटी ज्यादा उतना उस डिजॉल्व्ड गैस का मास ज्यादा, और जितना डिजॉल्व्ड गैस का मास ज्यादा उतना उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन समझने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन समझो। और फिर ये काई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ये स्टेटमेंट हमने बनाया। तो इस स्टेटमेंट का, इस इक्वेशन का हम स्टेटमेंट बनने लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है मोल फ्रैक्शन। काय मतलब क्या? काय मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस इन किसमें? लिक्विड सॉल्वेंट। इन लिक्विड सॉल्वेंट is directly proportional to the pressure, P लिखेंगे यहां पे, pressure of gas exert on the liquid surface. Pressure of the gas exert on the liquid
सरफेस। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को 3 स्टेटमेंट बनाया हमने यहाँ पे। सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ दैट गैस एक्सर्ट ऑन द लिक्विड सरफेस। दूसरा स्टेटमेंट बनाया हमने, मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस एक्सर्ट ऑन द लिक्विड सरफेस। तीसरा स्टेटमेंट बनाया हमने, mole fraction of that gas is directly proportional to the pressure of that gas exert on the liquid surface। तीनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम ही है, लेकिन स्टेटमेंट अलग अलग है। ठीक, अब इसी को हम आगे लेके जाएंगे। यहां से हटा के यहां पे फिर से एक बार लिखा हमने, का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, दैट मीन्स द मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम लेंगे क्या, के डैश पी। के डैश क्या है, के डैश है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के डैश क्या है, के डैश है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब पी को लेंगे इधर बराबर के लेफ्ट साइड में लेंगे पी को। ठीक है, अब के डैश क्या है, के डैश इसके मल्टीप्लिकेशन में है ना, के डैश मल्टीप्लाइड विद द पी, तो ये क्या जाए, कहां जाएगा, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा नीचे, ये आया के डैश, और ये का आया ऊपर। ठीक है, अब इस के डैश को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 के डैश इंटू मोल फ्रैक्शन। तो 1 के डैश क्या है, 1 के डैश है, 1 के डैश है के एच। क्या है 1 के डैश, के एच है। अब के एच क्या है, के एच है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, के एच 1 के डैश इज द के एच, सो पी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू के एच, ये 1 के डैश के लिए के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन को इधर लिया, इसको रीअरेंज करना है इसी इक्वेशन को, तो ये मोल फ्रैक्शन का आएगा इधर। अब के एच है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जाएगा डिवाइडेशन में, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये आया पी। तो काय मतलब मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहां पे है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही इसकी वैल्यू होगी कम। जैसे ही के एच की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही इसकी वैल्यू होगी कम। मतलब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेस, मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस। मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस मतलब मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस डिक्रीजेस, मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस डिक्रीजेस मतलब सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। तो इट इज रिलेशन इज दैट, relation is as a Henry's law constant is a more the Henry's law constant, lower the dissolution of gases। क्या कहेंगे हम इसका कंक्लूजन है मोर दी, अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू ऑटोमेटिक कम होगी, तो मोर दी के एच डायरेक्टली लिखेंगे, मोर दी के एच लोअर दी मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है, तो लोअर दी मोल फ्रैक्शन, या मोल फ्रैक्शन कम है इसका मतलब क्या कम है, इसका मतलब मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस, क्योंकि मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस लोअर। ठीक है, अब मास ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस लोअर मतलब कब होगा मास डिसॉल्व्ड गैसेस का कम, जब सोलुबिलिटी कम होगी तब, तो सोलुबिलिटी लोअर। तो सिंपल स्टेटमेंट इज दैट मोर द केएच लोअर द सोलुबिलिटी, मोर द केएच मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट, लोअर द सोलुबिलिटी, जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू उतना कम सोलुबिलिटी, या जितनी कम केएच की वैल्यू उतनी ज्यादा सोलुबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, और उसमें हमने सीखा क्या, उसमें हमने हेनरीज लॉ को भी सीखा। अब आप कई बार जैसे ठेले पे जाते हैं हम, तो वहां पे आपको कोई कोल्ड ड्रिंक बनाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, क्या करता है वो एक
बॉटल लेता है, उसमें लिक्विड होता है, वाटर होता है। अब वाटर को कई सिलेंडर्स वहां पे रखे हुए होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस बॉटल में भरेगा या उस बॉटल में जो हाई प्रेशर से उसमें भरेगा, तो वो बना आपका कोल्ड ड्रिंक। तो क्या किया उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर के साथ आपके H2O लिक्विड में भर दिया, तो ये बना क्या, H2CO3 बना, क्योंकि CO2 इज रिएक्ट्स विद द H2O लिक्विड। ये भी रीजन है उसका डिसोल्यूशन का, और ये भी रीजन है कि उस ठेले वाले ने इसका प्रेशर बढ़ाया, इस CO2 गैस का प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ा मतलब डिसोल्यूशन बढ़ा, तो वो तैयार हुआ कार्बोनिक एसिड, और वही हम कोल्ड ड्रिंक एज अ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या, कोल्ड ड्रिंक का मतलब हाई प्रेशर के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में हाई प्रेशर के साथ फिल करना, उसमें भर देना, उसी को हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। सो दिस हेनरीज लॉ इज रिलेटेड विद द कोल्ड ड्रिंक। अब ये देखा आपने, ये देखा होगा कई बार कि कोल्ड ड्रिंक किस तरह से बनाते हैं, रास्ते पे तो देखा होगा, कंपनी में जाके तो देखना पॉसिबल नहीं है, तो आपने रास्ते पे देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक किस तरह से बनाते हैं, या शादी में कहीं और या किसी फंक्शन में आपको ये कोल्ड ड्रिंक बनाते समय आपने देखा है। तो वहां पे क्या होता है, एक सिलेंडर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और वाटर होता है, उस वाटर में हाई प्रेशर के साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को भर देते हैं। तो वो क्या अप्लाई कर रहे हैं वहां पे, वो एप्लीकेशन कर रहे हैं हेनरीज लॉ का। तो हेनरीज लॉ हेनरीज यही कहते हैं ना कि जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ेगा, उस गैस का उस लिक्विड में डिसोल्यूशन बढ़ेगा, उस गैस का उस लिक्विड में सोलुबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो उन्होंने उस गैस को डिसॉल्व किया। अब दूसरी बात उसका उल्टा सोचेंगे। जैसे ही हम ढक्कन निकाल देते हैं, या एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन निकाला जाता है, वैसे ही क्या होता है, जोर से उस बोतल में से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलना शुरू होता है। जैसे ही ढक्कन निकालेंगे, वैसे ही उस बोतल में जो भी कोल्ड ड्रिंक है, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाएगी तुरंत। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भरा था उस कंपनी ने उस कोल्ड ड्रिंक में। अब जैसे ही हमने ढक्कन निकालते हैं, वैसे ही उस बोतल में जो भी प्रेशर मेंटेन हुआ है, वो प्रेशर सडनली कम हो जाता है। अब जैसे ही प्रेशर कम होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, वैसे ही उस बॉटल में जो भी गैस फिलअप हुआ है ना, जो पहले फिलअप किया हुआ था और ढक्कन लगाने के पहले, तो वो प्रेशर कम होने की वजह से उसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व हुआ है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलना शुरू होगा, क्योंकि प्रेशर कम डिसोल्यूशन कम, प्रेशर ज्यादा डिसोल्यूशन ज्यादा। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया, वैसे ही गैसेस ज्यादा डिसॉल्व हो गए उसमें। जैसे ही ढक्कन निकाला बोतल का, वैसे ही उसका प्रेशर हुआ कम, और प्रेशर जैसे ही कम हुआ, वैसे ही उसमें जो भी डिसॉल्व्ड गैसेस थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो तुरंत बाहर निकलेगा, क्योंकि कम प्रेशर कम डिसोल्यूशन कम सोलुबिलिटी, ज्यादा प्रेशर ज्यादा डिसोल्यूशन ज्यादा सोलुबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कोल्ड ड्रिंक। तो यही है हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ जब भी पूछा जाए, कोई भी सवाल हो, इसके ऊपर एप्लीकेशन हो या किसी भी प्रकार का सवाल हो, तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, आपको सिर्फ याद करना है कोल्ड ड्रिंक को। तो कोल्ड ड्रिंक ये एक बेस्ट एग्जांपल है, एक बेस्ट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का। अब हम देखेंगे हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन तो अभी हमने देखा, जो एरेटेड ड्रिंक्स है, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस का डिसोल्यूशन होगा, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ भर दिया लिक्विड वाटर में, वो बना कार्बोनिक एसिड, मतलब वो बना कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब नेक्स्ट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर दी हेनरीज लॉ, दैट इज द स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स किसको कहते हैं, जो समंदर में कुछ छानबीन करनी होती है ना, आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, तो छानबीन करने के लिए या कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ सर्चिंग करने के लिए जो नीचे जाते हैं समंदर में, जो पढ़ाई करते हैं,
तो उनको स्क्यूबा डाइवर बोला जाता है। तो वो स्क्यूबा डाइवर अपने साथ अपने पीठ पे एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें एयर भरा हुआ होता है, ठीक है। अब ये एयर किस लिए होता है? एयर ब्रीदिंग के लिए होता है। तो पहले क्या होता था, जब ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पता नहीं था, या हेनरीज लॉ पता नहीं था, या व्हाट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये मालूम नहीं था, तो तब क्या करते थे, जो भी एयर है, एयर का मिक्सचर है, वो एयर का मिक्सचर उस सिलेंडर में भर के देते थे। तो एयर का मिक्सचर सिलेंडर में भर के देने से उसमें ज्यादा परसेंटेज होता था नाइट्रोजन का। हमें पता है नाइट्रोजन का परसेंटेज एयर में ज्यादा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज उस एयर मिक्सचर में ज्यादा होने के कारण जैसे जैसे ये स्क्यूबा डाइवर नीचे नीचे जाएंगे समंदर में, सी में, जैसे जैसे स्क्यूबा डाइवर नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे उनके ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे जैसे पानी का प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस बढ़ेगा। अब कौन से गैसेस, किस में डिसोल्यूशन? तो ब्लड में जो भी गैसेस वो ब्रीदिंग में ले रहे हैं, वो गैसेस का उनके ब्लड में डिसोल्यूशन बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो सी में, समंदर में, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे उनके ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन और सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीजेस। तो वैसे वैसे ब्रीदिंग में जो भी गैस उन्होंने अंदर लिया है वो गैस ज्यादा से ज्यादा ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे, उनका रिसर्च खत्म हुआ, उनकी पढ़ाई खत्म हुई, तो वो जैसे जैसे ऊपर आएंगे समंदर में वैसे वैसे उनके ऊपर जो पानी का प्रेशर है वो कम होता जाएगा। अब जैसे जैसे पानी का प्रेशर कम होगा वैसे वैसे डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस डिक्रीजेस। गैसेस का डिसोल्यूशन, गैसेस की सोलुबिलिटी इन द लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब उनके ब्लड में जो भी सोलुबिलिटी थी वो गैसेस की वो कम हो रही है। जैसे ऊपर आ रहे उनके गैसेस की डिसोल्यूशन कम हो रहा है। अब डिसोल्यूशन कम हो रहा है तो होता क्या था कि वो अगर ऊपर आ रहे हैं तो डिसोल्यूशन कम हो रहा है, तो जो भी नाइट्रोजन गैस उनमें डिसॉल्व हुआ है उस ब्लड में, वो नाइट्रोजन गैस बाहर आना शुरू होता था। अब वो इतना फास्टली बाहर आता था कि जहां से जगह मिले वहां से बाहर आना शुरू होता था। मतलब यहां से बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा, यहां से बाहर आएगा। तो होता क्या था, बॉडी स्वेल हो जाती थी, ठीक है, या कई जगह पे वो फट भी जाता था। और फटने की वजह से वहां पे क्या होती थी, जख्म होते थे या स्क्यूबा डाइवर्स मरते भी थे, ठीक है। इसके पहले तो इस लॉ का एप्लीकेशन किया गया क्या, नाइट्रोजन का परसेंटेज किया गया कम। वो कितना है, अब 56.2% है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, परसेंटेज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो वो उन्होंने नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रखा, 56.2% रखा, और हीलियम का परसेंटेज बढ़ाया उन्होंने। अब हीलियम का परसेंटेज क्यों बढ़ाया? हीलियम का परसेंटेज, हीलियम तो नहीं होता है, जो नेचुरल एयर होता है उसमें हीलियम नेग्लिजिबल है, आर्गन है थोड़ा सा ज्यादा इसके तुलना में हीलियम के, लेकिन हीलियम का परसेंटेज नहीं है, नेग्लिजिबल। तो हीलियम को बढ़ाया, नाइट्रोजन का परसेंटेज किया कम, ठीक है। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज कम क्यों किया और हीलियम का परसेंटेज क्यों बढ़ाया? क्योंकि हीलियम की सोलुबिलिटी ब्लड में नहीं है। तो जो भी हीलियम गैस है वो सोलुबल नहीं होंगे। तो जैसे जैसे स्क्यूबा डाइवर नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी जो सोलुबिलिटी थी वो नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप ये सोचेंगे कि नाइट्रोजन गैस पूरा ही जीरो कर देना। अगर जीरो कर दे तो आदमी मर सकता है, ठीक है, वो भी जरूरी है। तो हीलियम का परसेंटेज बढ़ाया, इतना ही ध्यान में रखना है आपको, हीलियम का परसेंटेज बढ़ाया, नाइट्रोजन का परसेंटेज कम किया। सो दिस इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ, ठीक है। अब क्या है, वो जा सकते हैं, डिसोल्यूशन ब्लड में नहीं होगा क्योंकि हीलियम का परसेंटेज बढ़ाया है उन्होंने, और इसकी वजह से अगर ऊपर आते हैं तो भी फटने की, स्किन फटने की पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं है। सो दिस इज रिलेटेड विद द स्क्यूबा डाइवर। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। हाई अल्टीट्यूड सिकनेस मतलब जैसे ही ऊपर जाएंगे हम, जैसे ही ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होगा। आपने कई बार ये देखा होगा या महसूस किया होगा कि ऊपर से अगर हम नीचे आ रहे
पहाड़ पे गए हम गाड़ी में, पहाड़ पे, और पहाड़ से नीचे उतर रहे, तो जैसे ही नीचे उतर रहे हैं हमारे कान में कुछ आवाज सुनाई देती है, मतलब वो एनिमल्स या कोई पंछियों की ये आवाज नहीं है, कुछ अलग सी आवाज हमारे कान में सुनाई देती है। तो वो किस वजह से, जैसे ही वो नीचे आता है आदमी या हम नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे ही एयर का प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, जो ऊपर रहते हैं आदमी, ऊपर मतलब दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल ऐसे ऊपर नहीं है, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उन पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं ना, तो उनके ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा है उनके ब्लड में, वो मात्रा हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वहां पे एयर का प्रेशर कम है। और हमने अभी ही डिस्कस किया कि जैसे एयर का प्रेशर कम होगा, सोलुबिलिटी भी कम होगी। तो एयर का प्रेशर कम है ऊपर पहाड़ों पे, तो एयर का प्रेशर कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज भी कम है। अब ऑक्सीडेशन का परसेंटेज कम है, मतलब ऑक्सीजन जो ब्लड में डिजॉल्व होता है हमारे, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंटेज भी कम है। किन लोगों में? जो पहाड़ों पर रहते हैं उन लोगों में। तो इसकी वजह से उनके ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है, और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने के कारण उनकी जो सोच है या उनकी जो थिंकिंग पावर है वो लो होती है। इसी को हम कहते हैं हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। So this high altitude sickness is also related with the Henry's law, also related with the pressure of the gas. So at high altitude, pressure of gas is lower. Due to that, the dissolution of oxygen gas in blood is lower, and hence the supply of oxygen towards the brain is a minimum, is a lower. Due to that, those persons which are living on the high altitude having a lower thinking power, that is called as the high altitude sickness. ठीक है, और इसका हेनरीज लॉ का एक लिमिटेशन भी है। ये लिमिटेशन है कि हेनरीज लॉ इज रिलेटेड विद द आइडियल गैस। रियल गैस पूरा के पूरा हेनरीज लॉ को नहीं फॉलो करेंगे, आइडियल गैस पूरा के पूरा हेनरीज लॉ को ओबे करेंगे, हेनरीज लॉ को फॉलो करेंगे। सो आई होप आज का जो भी हमने डिस्कस किया है टॉपिक, वो पूरा टॉपिक आप समझ गए हैं। तो हमारे साथ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।